हेलो, वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से पहले इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आप लोगों ने रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब चीजों के बारे में सुना हो सकता है लैब में भी देखा हो। अब अचानक से हम सेमीकंडक्टर की बात कहाँ से कर रहे हैं? तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल हम बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं। आजकल तो हर एक चीज में ही प्रोसेसर चिप आ गई है। आपकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज से लेके फोन, लैपटॉप, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्मार्ट डिवाइसेस हैं। तो आपके लैपटॉप्स, मदरबोर्ड्स, स्मार्टफोन्स, इन सब में जो प्रोसेसर चिप यूज होता है वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। इसलिए आपने शायद ये फ्रेज भी सुना होगा ना, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर। और कुछ कॉमन एप्लीकेशन सेमीकंडक्टर्स की, आप लोगों ने एलईडीज के बारे में सुना होगा। आजकल तो व्हीकल्स में भी एलईडी लाइट आ चुकी हैं। सोलर सेल्स आप लोग जानते हैं, वो भी सेमीकंडक्टर से बनते हैं। और फोटो डायोड, जैसे आप लोग मॉल में या फिर लिफ्ट में जाते हैं ना और डोर बंद हो रहा होता है। डोर बंद हो रहा है, आप अपना हाथ ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली डोर जो है वापस खुल जाता है। तो उसके अंदर उस ऑटोमेटिकली जो ओपनिंग डोर है उसके अंदर आपका फोटो डायोड यूज होता है। ये सब आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इनका प्रिंसिपल क्या होता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के नाम बता रहा हूँ। तो सिलिकॉन, इनफैक्ट सिलिकॉन से ही अपने को सबसे ज्यादा स्टडी करना है, सिलिकॉन। फिर जर्मेनियम, ये दोनों ही सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। मॉलिक्यूलर सेमीकंडक्टर में मतलब एक मॉलिक्यूल, सिलिकॉन और जर्मेनियम तो एक सिंगल एलिमेंट हो गया। मॉलिक्यूलर में देखो, कैडमियम सल्फाइड, CdS, और गैलियम आर्सेनाइड, ये दोनों भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब अगर आपको याद रखना है कुछ एग्जांपल्स सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के, तो एटलीस्ट कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। इससे पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कंडक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट थ्रू आउट आपके सिलेबस में कंडक्टर्स का एक बेसिक मॉडल हम लोगों को पता है। बहुत ही सिंपल सा मॉडल है हमारा। क्या मॉडल है? हम मानते हैं कि कंडक्टर्स जो है उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो कि चार्ज कैरियर्स इस केस में इलेक्ट्रॉन्स। फ्री मतलब कि वो जो है अपने एटम्स के साथ जो उनकी अट्रैक्शन फोर्स है ना वो बहुत वीक है, प्रैक्टिकली फ्री है वो इलेक्ट्रॉन्स। यानी जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगी ना, उससे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं और एक करंट आ जाता है। ये देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगते हैं। हम लोगों ने ड्रिफ्ट स्पीड भी कैलकुलेट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ड्रिफ्ट करने लगते हैं ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे एक करंट फ्लो करने लगता है। डायग्राम में भी देखो, मैंने येलो में आपको, यहाँ ये येलो कलर में आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं। मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे लेफ्ट में तो इलेक्ट्रॉन्स उससे ऑपोजिट यानी राइट में मूव करने लगेंगे। ये तो था कंडक्टर्स का एकदम सिंपल मॉडल। कंडक्टर्स के केस में, ओमिक कंडक्टर्स के केस में, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, लेट मी करेक्ट दिस राइट नाउ। हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि हमने ये इक्वेशन, जैसे थर्मल एक्सपेंशन में इक्वेशन होता है R इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 + α T, ऐसा एक इक्वेशन देखा हुआ है जहाँ पे अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे ऐसा एक रेजिस्टिविटी के लिए भी देखा है आपने, रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 + α Δt। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है हमारा इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। तो क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है? क्योंकि
जो कंडक्टर्स है उनके अंदर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है ना, एवरेज स्पीड, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनकी एवरेज स्पीड भी बढ़ जाती है। अगर एवरेज स्पीड बढ़ जाती है तो मीन फ्री टाइम, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन हुआ फिर दूसरा कोलिजन हुआ, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो मीन फ्री टाइम है, एवरेज फ्री टाइम है उनका, वो कम हो जाता है, टाउ कम हो जाता है। शायद आपको याद हो, मीन फ्री टाइम को लिखते थे टाउ से। टाउ की वैल्यू कम हो जाती है और अगर टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ये आप में से ज्यादातर लोगों को ये डिपेंडेंस याद होगा, बट फिर भी अगर किसी को नहीं याद है तो थोड़ा मैं जल्दी से आपको फॉर्मूला याद भी दिला देता हूँ। देखो, आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस के लिए हमने लिखा था J इक्वल टू, सबसे पहले एक सेकेंड, करंट डेंसिटी के लिए हम लिखते हैं J इक्वल टू सिग्मा ई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NEVD। ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू आपकी होती है E टाउ बाय M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से J की वैल्यू देखो, अगर मैं VD की वैल्यू डाल दूं तो J की वैल्यू होती है NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू ई। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में है ना, ये आपका सिग्मा है, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो रो हो जाएगा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपका है M बाय NE स्क्वायर टाउ। और अब जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर से इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टाउ, मीन फ्री टाइम, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम है वो कम हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई। और अगर टाउ कम हो गया तो क्योंकि टाउ डिनोमिनेटर में, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स के केस में हमने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों जो है इंक्रीज करते हैं जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। सेमीकंडक्टर्स में डिफरेंट होता है बिहेवियर, इनफैक्ट उल्टा होता है, जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक सेकेंड, लेट मी स्क्रॉल अप। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। हाँ, उससे पहले सेमीकंडक्टर पे आने से पहले मैं आपको इंसुलेटर भी याद दिला रहा हूँ। देखो, इंसुलेटर में हम मानते हैं कि प्रैक्टिकली कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, नो फ्री चार्ज कैरियर्स। मतलब कुछ ना कुछ तो होंगे, बहुत कम चार्ज कैरियर्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली माने तो कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, परफेक्ट इंसुलेटर में जीरो है। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कोई चार्जेस का मोशन नहीं होगा, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इस केस में, इंसुलेटर्स के केस में, रेजिस्टिविटी की वैल्यू लार्ज होती है, कंडक्टर के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होती है। परफेक्ट इंसुलेटर के लिए जैसे मैंने बोला, रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट लेते हैं, करंट जीरो आता है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में देखो, रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी वैल्यूज जो है उनके मिडिल में कहीं है, इसीलिए सेमी कंडक्टर है वो, यानी कि पार्शियली, एक तरह से सेमी वर्ड होता है ना, पार्शियल। तो सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी की वैल्यूज जो है वो कंडक्टर की वैल्यू और इंसुलेटर की वैल्यू के मिडिल में, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बीच में। लेकिन ये तो हो गया रेजिस्टिविटी के वैल्यू। लेकिन अगर कंसेप्चुअली देखें तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस सेमीकंडक्टर में, कि सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं, और आगे हम डिटेल में देखेंगे भी इसको। वो जो आपके दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो होल्स क्या होते हैं आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे कि होल जो होता है ना, उसको लॉजिकली पॉजिटिव चार्ज की तरह हम ट्रीट करते हैं। मतलब वो वैसे ही मूव करता है जैसे कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे। इन द सेंस, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो हम जानते हैं नेगेटिव चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएंगे, लेकिन होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाते हैं। तो जैसे डायग्राम में देखो नीचे, मैंने आपको ये येलो में दिखाए हुए इलेक्ट्रॉन्स और ये पिंक कलर में दिखाया हुआ होल्स, एच जो लिखा है ना, ये आपका होल्स है। अब मान लो तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉन जाने वाला है राइट में। और होल किधर जाएगा? होल
पॉजिटिव चार्ज की तरह लेफ्ट में ही जाएगा। ये देखो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है तो होल भी लेफ्ट में ही जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि होल का मोशन लॉजिकली पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है। होल एग्जैक्टली होता क्या है वो हम अभी डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया कंडक्टर्स की कंपैरिजन में। अगर हम देखें सेमीकंडक्टर में दो टाइप के फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी है और एक होल्स भी है। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि कंडक्टर में तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली कम होता है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ता है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे कम हो रहा है और कंडक्टिविटी बढ़ रहा है सेमीकंडक्टर के केस में। अच्छा, ऐसा क्यों है? अगेन थोड़ा और डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अगर जल्दी से यहाँ पे बताना चाहे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के केस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कंडक्टर्स के केस में तो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं टेम्परेचर के साथ। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में सबसे ज्यादा चेंज आता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में। और जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आपके वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ जाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी बढ़ जाएंगे। तो अभी मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दिखाया था रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के लिए। यहाँ पे देखो मैंने रेजिस्टिविटी के लिए इक्वेशन दिखाया हुआ है, रो इक्वल टू एम बाय एनी स्क्वायर टाउ। तो कंडक्टर के केस में तो मेन डिफरेंस आया था टाउ पे जो इफेक्ट है उससे। सेमीकंडक्टर में भी टाउ पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन टाउ का इफेक्ट स्मॉल है एज कंपेयर टू जो इफेक्ट आएगा एन पे, यानी नंबर डेंसिटी पे जो इफेक्ट आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है उस पे ज्यादा बड़ा इफेक्ट आएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब आप सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला मैं क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला कंडक्टर के लिए था। सेमीकंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, और आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे। और अगर यहाँ पे देखो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आपके इंक्रीज हो गए और एन डिनोमिनेटर में एन इंक्रीज हो गया तो रो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी कम हो गई और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कंडक्टर्स में और सेमीकंडक्टर्स में। एग्जाम्स में, जेई में, सीबीएसई में, बोर्ड एग्जाम्स में या फिर नीट में, तीनों ही में इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। मेन डिफरेंस जो कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं फिर से लिख रहा हूं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टर्स के केस में और सेमीकंडक्टर्स के केस में बिहेवियर डिफरेंट है। कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और रीजन भी इनका अलग अलग है। कंडक्टर्स के केस में रीजन क्या है, बिकॉज टाउ मीन फ्री टाइम, इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा तेजी से मूव करने लगते हैं तो मीन फ्री टाइम जो है आपका कम हो जाता है। जबकि सेमीकंडक्टर्स के केस में रीजन क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स स्मॉल एन वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का जो अपने को ध्यान रखना है। अच्छा चलिए वापस आते हैं अपने इस पे। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज देखो लिखी हुई है कि सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी इंक्रीज करेगा। सेमीकंडक्टर्स के केस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को हम और भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आप नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को लाइट से भी
कंट्रोल कर सकते हैं। एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर आप लाइट शाइन करिए, तो लाइट की एनर्जी के कारण भी सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएगी। ये भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा आप सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, इम्प्योरिटी मतलब जैसे अगर आपने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लिया, सिलिकॉन के अंदर आप कोई और टाइप का एलिमेंट डाल दें, जैसे फॉस्फोरस डाल दें, एल्यूमिनियम डाल दें, ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी हो गया। इम्प्योरिटी मतलब जो ओरिजिनल आपका मटेरियल था ना, उससे डिफरेंट एलिमेंट आपने डाल दिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल आपने डाल दिए। तो इम्प्योरिटी ऐड करके भी आप नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगेन ये सब चीजें मैं आगे डिटेल में आपको डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, अब जो है देखो, अभी तक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए हमने एक बहुत ही सिंपल सा एक मॉडल ले रखा था। कंडक्टर में बोल देते थे भाई बहुत सारे चार्ज कैरियर है, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट। इंसुलेटर में बोल देते थे एकदम जीरो चार्ज कैरियर। तो ये सिंपल मॉडल अभी तक काम कर रहा था। अब हम अपने कंडक्टिविटी के मॉडल को, मतलब फ्री चार्ज कैरियर्स कैसे आते हैं, कितने आते हैं, इस मॉडल को थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तो दो टाइप से हम इसको समझ सकते हैं, दोनों मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। एक तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बॉन्ड मॉडल। तो कोई भी मटेरियल है, उसमें एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, उनको थोड़ा एनालाइज करेंगे। या फिर एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बैंड गैप मॉडल। ठीक है, तो बैंड गैप इस चैप्टर से पहले आपने नहीं सुना होगा, ये एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले बॉन्ड मॉडल की बात करते हैं और सिलिकॉन के लिए बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेमीकंडक्टर है और सबसे ज्यादा अपने को स्टडी भी करना है इस चैप्टर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 40। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे देखो लिखी हुई है मैंने, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p2, ये आप सब लोगों को पता होगा। थर्ड शेल जो है ना, ये आपकी आउटर शेल है ना, सबसे बाहर वाली शेल यही है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखो, आउटर शेल में आप देखेंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर शेल में आपके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि सिलिकॉन सिलिकॉन जो बॉन्ड्स बना रहा होगा ना, एक्चुअली सिलिकॉन जो है अपने नेबर्स के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा होगा। 4 आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिनको बॉन्ड्स में आप यूज कर सकते हैं। तो सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सिलिकॉन एटम अपने 4 नेबर्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, जो बीच में सर्कल किया है। इसके देखो 4 नेबर्स के साथ, जो 4 आपके नेबर्स मैंने स्क्वायर में डाले हैं, उनके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। वो कोवलेंट बॉन्ड्स को देखिए, मैंने आप यहाँ पे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पैरेलल लाइंस को थोड़ा ऐसे समझ सकते हो कि जैसे दो एटम्स हैं, उनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन से आपस में शेयर कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा लेफ्ट वाला सिलिकॉन एटम, और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा राइट वाला सिलिकॉन एटम। तो बॉन्ड के अंदर दो, एक सिंगल बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना। तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स को आप मान सकते हैं डायग्रामेटिकली कि मैं दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो दो पैरेलल लाइन से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी, जो कि आपस में शेयर कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आपके किसी न किसी बॉन्ड के अंदर है। अगर ऐसा होगा ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी न किसी बॉन्ड में होंगे, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ना, तो इस मटेरियल में अभी कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया लेफ्ट में, अभी इस मटेरियल में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, तो किसी भी डायरेक्शन में कंडक्शन नहीं होने वाला है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन देखिए, टेम्परेचर हम लोग जानते हैं, टेम्परेचर जो है मेजर होता है थर्मल काइनेटिक एनर्जी का। ये जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी में भी ये पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है, और वैसे भी आप लोगों को पता होगा टेम्परेचर क्या है,
थर्मल एनर्जी का मेजर है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, थर्मल एनर्जी, ठीक है, यानी रैंडम मोशन की एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है मटेरियल के अंदर। तो ऐसा पॉसिबल है और इनफैक्ट ऐसा होता है कि ये जो डायग्राम है ना, ये तो आपका आएगा केवल T=0 केल्विन, जबकि सारे के सारे बॉन्ड्स एकदम सही होंगे, कोई भी बॉन्ड टूटा नहीं होगा, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी न किसी बॉन्ड में बैठे होंगे। अगर आप टेम्परेचर लें कोई भी 0 केल्विन से ज्यादा, तो थर्मल एनर्जी के कारण हर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ चांस है, चाहे कितना ही छोटा चांस हो, बट हर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ चांस है कि उस थर्मल एनर्जी के कारण अपने बॉन्ड से बाहर आ जाए। ठीक है, यानी कि थर्मल एनर्जी को गेन करके, जब बॉन्ड में रहता है तब तो लो एनर्जी स्टेट में है, थर्मल एनर्जी गेन करके हाई एनर्जी स्टेट में आ जाए और बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो जब ऐसा होगा, तो देखिए मैंने पिक्चर आपको नीचे दिखाई हुई है। मान लो ये वाला एक बॉन्ड जो है यहाँ पे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके बाहर आ गया, फ्री हो गया। तो नोटिस करो बाकी सारों में दो पैरेलल लाइंस जो है सॉलिड है, जो बॉन्ड्स आपके टूटे नहीं हुए हैं। लेकिन जो एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गया ना, फ्री हो गया, वहां पे देखो एक पैरेलल लाइन जो है मैंने ये वाली डैश बनाई है। तो डैश इसलिए बनाई है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है। ओके, तो ये बॉन्ड अगर मेरा ब्रेक हो गया तो एक मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया। तो अब अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा इस मटेरियल पे, मान लो लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपका मूव करने लगेगा, यानी कि करंट आ जाए। यहाँ पे लेकिन एक चीज और नोटिस करिए कि जो इस बार कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने में, जो चार्जेस का मोशन होगा, एक्चुअली दो टाइप के चार्जेस का मोशन हो सकता है, और दोनों वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। एक तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपका राइट में जाने लगेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन से दो, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन राइट में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये राइट वाला जो मेरा बॉन्ड था ना, ये तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये जो लेफ्ट वाला बॉन्ड था अब ये ब्रेक हो जाएगा। समझे बात को? तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स का मोशन मैं बता रहा हूँ, फिर से देखते हैं। हमने क्या बोला कि आपका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो ऐसे सोचिए लॉजिकली दो चीजें क्रिएट हुई हैं, यहाँ पे दो चीजें बन गई हैं आपके पास। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, साथ ही एक बॉन्ड में अब एक वैकेंसी, वैकेंसी मतलब खाली जगह या एम्प्टी स्टेट बन गई। ठीक है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और एक बॉन्ड में वैकेंसी बन गई। तो अब दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स का मोशन में देख सकता हूं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे लेट से लेफ्ट में, तो एक तो मेरा ये फ्री इलेक्ट्रॉन राइट में जा सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इसके इसके जो लेफ्ट में जो बॉन्ड है जो अभी टूटा नहीं है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए राइट में। तो मेरा ये जो राइट वाला बॉन्ड है जो पहले ब्रोकन था, ये अब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मेरा लेफ्ट वाला बॉन्ड अब टूट जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो सकता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और एक बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स का। जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है ना, उसको मैं बोलूंगा बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड मतलब जो बॉन्ड में है अभी। ओके, एक और चीज अब यहाँ पे नोटिस करो कि फ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है राइट में गया, जब बाउंड इलेक्ट्रॉन आपका यहां से राइट में आया ना, तो नोटिस करिए जो टूटा हुआ बॉन्ड था, टूटा हुआ बॉन्ड पहले राइट में था, यहाँ पे था, यहाँ पे पहले टूटा हुआ बॉन्ड था, और अब जो है ये वाला बॉन्ड टूट गया है, लेफ्ट वाला बॉन्ड टूट गया है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी वेकेंसी है, एक वेकेंसी खाली जगह बनी थी ना बॉन्ड टूटने से, मेरी वेकेंसी जो है वो लेफ्ट में मूव करी है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ना, उसी डायरेक्शन में आपकी वेकेंसी मूव कर गई है। बच्चों इसी को हम होल बोलते हैं। ठीक है, होल का यही मतलब है, नाम से भी देखिए होल, होल मतलब कोई चीज मिसिंग है। होल का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है उसके अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है,
वो वैकेंसी जो है पॉजिटिव चार्जेस की तरह मूव करती है। आपने देखा ना यहाँ पे वैकेंसी जो है आपकी लेफ्ट में मूव कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट में लगा हुआ है, यानी वैकेंसी जो है आपकी पॉजिटिव चार्जेस की तरह ही मूव कर रही है। तो आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, बट फिर भी जस्ट बिकॉज यही मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, तो एक बार थोड़ा जल्दी से इसको बता देते हैं रफ बोर्ड पे जाके। देखो मैं केवल दो ही बॉन्ड्स बनाऊंगा यहाँ पे अभी। राइट वाला मेरा बॉन्ड टूटा हुआ था और राइट वाला बॉन्ड टूटा हुआ था, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे पास अवेलेबल था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ लेट से लेफ्ट में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ लेफ्ट में तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन राइट में मूव करने लगेगा। ये तो है मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन राइट में आ जाए, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। अगर मेरा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो राइट वाला बॉन्ड है ये तो मेरा कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसको मैं नेक्स्ट डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा इनिशियल पिक्चर था, फाइनल पिक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये फाइनल पिक्चर कुछ इस तरीके का दिखा। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन मेरा राइट जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेरा राइट जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन भी मेरा राइट में ही आया है, बाउंड इलेक्ट्रॉन भी मेरा राइट में ही आया है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, जो वैकेंसी थी, जो टूटा हुआ बॉन्ड था, वो लेफ्ट चला गया। पहले हमारा ये वाला बॉन्ड टूटा हुआ था, अब यहाँ पे बॉन्ड टूटा हुआ है, यानी कि जो मेरी वैकेंसी है वो उठ के लेफ्ट आ रही है। वैकेंसी जो है उठ के लेफ्ट आ रही है। हाँ, ओके, देख रहा था कि ये कलर जो आपको सही से दिख रहा है कि नहीं। तो वैकेंसी या फिर एम्प्टी स्टेट जो है उठ के लेफ्ट में आ रही है, यानी एकदम पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है, तो वैकेंसी जो है एकदम पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। इसी को हम बोलते हैं होल्स। जो ब्रोकन, जो टूटा हुआ बॉन्ड है ना, उसमें जो वैकेंसी है, एम्प्टी स्टेट है, उसको हम होल्स बोलते हैं। और वो लॉजिकली पॉजिटिव चार्जेस की तरह ही मूव करते हैं। ओके, आई एम श्योर सबको समझ में आ गई होगी बात। अब वापस आते हैं यहाँ पे। देखिए सेम चीज मैंने लिखी हुई है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो दो टाइप का इलेक्ट्रॉन फ्लो है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जो कि ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी है। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आपके जंप कर सकते हैं एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में। जब बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में जंप करेंगे, मान लीजिए राइट से बाउंड इलेक्ट्रॉन्स गए, सॉरी लेफ्ट से बाउंड इलेक्ट्रॉन्स गए राइट में। ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आपके लेफ्ट से राइट गए, तो क्या होगा, वैकेंसी वो उल्टा जाएगी। वैकेंसी जो है बॉन्ड की, या एम्प्टी स्टेट जो है बॉन्ड की, वो उल्टा जाने वाली है। वो देखो नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब जो बॉन्ड वैकेंसी है वो इसके ऑपोजिट जाने वाली है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट जाने वाली है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने वाली। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आपके बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं राइट में, तो वैकेंसी हमारी जा रही है लेफ्ट में। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और वैकेंसी एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ओके, तो आई थिंक मैंने बहुत बार अब एक ही चीज बता दी है, हो सकता है बोर भी हो गए हो। लेकिन फिर भी देखो, मैं इसीलिए ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप एक बार ये चीज समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो है बार बार कंसेप्चुअली इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और होल क्या होता है। इसीलिए मैं ये चीज जो है 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको एक बार में ये चीज को अपने दिमाग में बिठा लें कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली क्या होता है और होल एग्जैक्टली क्या होता है। इनफैक्ट आगे आप देखेंगे मैं एक बार और रिपीट करने वाला हूँ।
इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि बॉन्ड वैकेंसीज का जो मोशन है उसको हम लॉजिकली अगर हमें समझना है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं एज द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो वैसे ही मूव करते हैं जैसे कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं, यानी नेगेटिव चार्जेस के ऑपोजिट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के मोशन से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से, दोनों से करंट आएगा। करंट सेम डायरेक्शन में आने वाला है। ये सिंपल है समझना। एक तो लॉजिकली हम सोचे तो ऑब्वियसली दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों का मोशन सेम डायरेक्शन में है। हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो मैंने लेफ्ट में लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में लगाया हुआ है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा जा रहा है राइट में, बाउंड इलेक्ट्रॉन भी मेरा जा रहा है राइट में। और मैं जानता हूं कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऑपोजिट होता है। तो दोनों ही केसेस में जो करंट आ रहा है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल यानी लेफ्ट में आ रहा होगा, ठीक है। तो चाहे तुम फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन देखो या बाउंड इलेक्ट्रॉन का मोशन देखो, दोनों से जो करंट आ रहे होंगे ना वो दोनों करंट्स ऐड होने वाले, ठीक है। तो इसमें मत सोचना कि दोनों करंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों करंट्स ऐड ही होने। अच्छा, अब जो है यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो समराइज कर दिए। पहली चीज, फिजिकली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही है। ऐसा नहीं है कि होल से प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन करंट की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं अनबाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन, जो कि बॉन्ड तोड़ के बाहर आ चुका है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन करंट। होल करंट में मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये वेकेंसी वाला करंट है, एम्प्टी स्टेट वाला करंट है। इसमें मैं कौन से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात कर रहा हूं? इसमें मैं बात कर रहा हूं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स अभी बॉन्ड में है लेकिन एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे जंप कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे जंप करेगा तो बॉन्ड की जो वेकेंसी है, एम्प्टी स्टेट जो है, वो मूव करेगी एक पॉजिटिव चार्ज की तरह। और इसको ही, ये बॉन्ड वेकेंसी या एम्प्टी स्टेट को ही हम लोग होल बोलते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन करंट होल करंट में दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, इलेक्ट्रॉन करंट में मोशन हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और होल करंट में मोशन हो रहा है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना आपके ख्याल से ज्यादा इजी है, फ्री इलेक्ट्रॉन को या बाउंड इलेक्ट्रॉन को? तो ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन को मूव कराना ज्यादा इजी है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करोगे तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा स्पीड से मूव करेगा? तो आई एम श्योर कि ज्यादातर लोग आप में से समझ गए होंगे। ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव कराना ज्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली फ्री है। जबकि ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है ये दो एटम्स के साथ अभी अटैच्ड है, दो एटम्स के न्यूक्लियर के साथ अटैच्ड है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। टेक्निकली हम इसको कैसे बोलते हैं कि जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो किसी चार्ज कैरियर की जो वेलोसिटी आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उससे हम इसको मेजर करते हैं। और वहां पे एक टर्म आती है मोबिलिटी, हो सकता है आप लोगों को याद हो। तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन करंट की मोबिलिटी यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल करंट, यानी मोबिलिटी ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन करंट की जो मोबिलिटी है वो होल करंट की मोबिलिटी से ज्यादा होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो मोबिलिटी आप में से कुछ लोगों को याद होगा, जिन लोगों को नहीं याद है मैं जल्दी से याद दिला देता हूँ। देखो, मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट स्पीड आप लोगों को पता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने देखा था ड्रिफ्ट स्पीड को बोलते हैं ई टाउ बाय एम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है ना, इसको मोबिलिटी बोला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं म्यू इंटू ई।
ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के केस में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, जो ई टाउ बाय एम है थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, लेकिन उसके अंदर हम नहीं जा रहे। सिर्फ मोबिलिटी के बारे में अपने को समझना है, तो हम कैसे समझेंगे कि बी डी इज म्यू इंटू ई, या फिर तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि म्यू जो है आपका वो वी डी बाय ई है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के पे स्पीड अगर कम आई, किसी चार्ज कैरियर की अगर स्पीड कम होगी तो यानी मोबिलिटी कम है। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना आसान है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना मुश्किल है। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में स्पीड कम आएगी, वहां पे मोबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो ये आपका मोबिलिटी होता है, याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, ये आपका है मोबिलिटी। किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की? इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, होल्स के केस में हम बात कर रहे हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन करंट में बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, अब आते हैं वापस। अब इसके बाद जो है मैं बैंड गैप मॉडल डिस्कस करने वाला हूं। ऑलराइट, सो अब बैंड गैप मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सिलिकॉन का फिर से एटॉमिक नंबर हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब बैंड्स की बात कहां से आई? ठीक है, क्योंकि अगर हम आउटर शेल में यहाँ पे देखें तो आउटर शेल में मेरे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, एक 3s और एक 3p। दोनों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो कि ये सिचुएशन जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो एनर्जी लेवल्स है आपके 3s और 3p, ये हम उस केस में बात कर रहे हैं जबकि आपके पास केवल एक सिलिकॉन एटम, मतलब कि एक सिलिकॉन एटम है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और उस एटम के न्यूक्लियस उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी अगर आपके पास किसी सिलिकॉन सैंपल में एन एटम्स है जो कि एक दूसरे के पास पास है, जो कि जनरली केस होता है। अगर आपके पास एक सैंपल में बहुत सारे एटम्स होंगे तो एक पर्टिकुलर एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो सभी के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली इसका अगर ये जो है ना, हम सीधा अगर क्लासिकल जो हमारी थियोरी है उससे इसको डिराइव करने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स यूज करना पड़ेगा। बट फिर भी थोड़ा सा इंट्यूटिवली, थोड़ा सा हम जो है दिमाग लगा के यहाँ पे इंट्यूशन गेन कर सकते हैं। तो पहले देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर आपके एटम्स दूर दूर है, फार अवे एक दूसरे से, तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स उसी एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करने वाले। तो जब आपके पास n एटम्स हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो क्या होगा, 3s लेवल में 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज हर एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स है ना 3s लेवल में, तो n एटम्स में 2n हो जाएंगे 3s में। और 3p में भी 2n इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 3p में आप देख सकते हैं ऊपर एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर एनर्जी स्टेट्स की बात करें, कितनी स्टेट्स, टोटल कितनी स्टेट्स अवेलेबल है, तो 3s में, 3s लेवल में तो हम जानते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दो स्टेट्स ही अवेलेबल होती हैं एक एटम में, तो n एटम के लिए 2n स्टेट्स अवेलेबल है। लेकिन 3p में 6 तक जाता है, 3p 6 तक जाता है। तो 3p लेवल की अगर हम बात करें, एक एटम से आती हैं 6 स्टेट्स, तो n एटम में 6n स्टेट्स हैं 3p लेवल में। ये वो सिचुएशन है जबकि एटम्स आपके दूर दूर है। और देखो इसको मैंने नीचे डायग्राम में देखो दिखाया हुआ है, 3s लेवल पे और 3p लेवल पे दो दो लाइन है, यानी कि मतलब एक एक
3s पे एक लाइन बनाई हुई है, 3p पे एक लाइन बनाई हुई है। तो 3s पे एक एनर्जी लेवल है, 3p पे एक एनर्जी लेवल है। अभी एटम्स हमारे दूर दूर है। 3s लेवल जो है उसमें 2n स्टेट्स हैं जैसे मैंने भी बोला, और 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3p लेवल जो है उसमें 6n स्टेट्स हैं टोटल, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर केवल अभी 2n ही। ओके, सिलिकॉन के लिए। अच्छा, अब अगर एटम्स पास पास आएंगे तो क्या होगा, एनर्जी लेवल्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा सोचते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला, टेक्निकली अगर देखें तो इसको हमें क्वांटम मैकेनिक्स से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हम बस थोड़ा एकदम बेसिक कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ इंट्यूशन मिलता है। पहली बात, अगर आप बहुत सारे एटम्स को पास पास ला रहे हैं, तो मैंने बोला किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ एक एटम के कारण फोर्स नहीं आएंगी, सारे एटम्स के कारण फोर्स आने वाली है। अब हो सकता है कि नेट फोर्स किसी इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाए, नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो है बढ़ जाए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है ना न्यूक्लियस से, तो बाकी एटम्स के कारण हो सकता है कि नेट अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेट अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाए, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, सिर्फ नंबर ऑफ फोर्सेस से फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है। तो अगर मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें, तो मान लो मेरे पास एकदम ही, अगर एकदम सरफेस लेवल पे अगर हम बात करें, तो दो एटम्स अगर इस तरीके से हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो दो फोर्सेस आएंगी, एक न्यूक्लियस 1 से और न्यूक्लियस 2 से, वो दोनों सेम डायरेक्शन में आने वाली है, दोनों फोर्सेस वेक्टर में ऐड हो जाएंगी। तो दोनों फोर्सेस जब ऐड हुई यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड भी अट्रैक्शन फोर्स का बढ़ जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर यही दूसरा वाला जो एटम है, मैं दूसरी साइड अगर बना देता, तो क्या होता कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स तो आपकी जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, तो न्यूक्लियस इसके पास में है, न्यूक्लियस 1 से तो लेफ्ट में आ रही है, लेकिन न्यूक्लियस 2 के कारण इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो राइट में आ जाएगी, तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स जो है नेट कम हो जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये था कि नेट अट्रैक्टिव फोर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर या तो इंक्रीज कर सकती है, बढ़ सकती है, या फिर कम हो सकती है, डिक्रीज कर सकती है। अब क्या चांस है इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का? एकदम अगर हम रैंडम बात करें, बहुत सारे एटम्स है आपके पास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर 50-50% चांस है, 50% चांस है फोर्स इंक्रीज करने का, 50% चांस है फोर्स डिक्रीज करने का। अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है किसी भी सिस्टम में, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है जब अट्रैक्टिव सिस्टम्स होते हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव आती है, जैसे ग्रेविटेशन सिस्टम है, उसमें आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है, ठीक है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आती है। आपने सुना होगा बाउंड सिस्टम्स में एनर्जी नेगेटिव होती है। जितना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी, उतना जो चीज है ज्यादा स्टेबल हो जाती है। जितना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी, जितना अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अट्रैक्टिव फोर्स अगर आपकी ज्यादा होती है तो एनर्जी कम हो जाती है, और अट्रैक्टिव फोर्स किसी चीज पे अगर कम हो गई, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग के लिए, अगर अट्रैक्टिव फोर्स किसी इलेक्ट्रॉन पे कम हो गई तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पे 50-50% चांस है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 3s लेवल पे हमारे पास 2n स्टेट्स थी, उसमें से मैं बोल सकता हूँ रफली हाफ, 50-50% चांस है ना, तो मैं बोलूंगा कि जो 2n स्टेट्स थी ना, उसमें से 1n स्टेट्स की एनर्जी थोड़ी कम हो जानी चाहिए, और 1n स्टेट्स की एनर्जी थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब आपके एटम्स पास पास आए, तो 1n स्टेट्स जो हैं उनकी एनर्जी चली गई नीचे, और 1n स्टेट्स की एनर्जी चली गई थोड़ी ऊपर। और यहाँ पे भी नोटिस करो कि जो नीचे 1n स्टेट्स हैं सारी की सारी सेम लेवल पे नहीं है, ठीक है ना, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर n एटम्स हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम यहाँ पे है, कोई या फिर कोई स्टेट यहाँ पे है, दूसरी स्टेट यहाँ पे है, ये सारी जो है एकदम आइडेंटिकल नहीं है, चाहे इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस हो, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तो यहाँ जो 1n स्टेट है उसमें मैंने दिखाया एक लाइन है, एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूँ एक बैंड,
मैट मतलब बहुत सारी वन एन लाइंस दिखाना चाहता हूँ जो एक दूसरे के आसपास है। तो जस्ट बिकॉज, ताकि डायग्राम में बहुत सारी लाइंस ना हो जाए, जस्ट क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए मैं केवल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक्चुअली एक बैंड है। वन एन स्टेट्स जिनका एनर्जी कम हुआ है उसका एक बैंड आएगा, ऐसे ही वन एन स्टेट जिनका एनर्जी ज्यादा हुआ उनका भी एक बैंड आएगा। सिमिलरली ऊपर देखो 3p में 6n स्टेट्स थी। 6n स्टेट्स जो थी उसमें से 3n, हाफ में कर रहा हूँ, 50-50% चांस, उसमें से 3n जो है उनकी एनर्जी मान लो हो गई कम, और अगेन 3n की एनर्जी हो गई ज्यादा। तो आपके पास क्या होगा ना, एक लोअर बैंड आ जाएगा, एक यहाँ पे एक बैंड आ गया हमारे पास, एक अपर बैंड आ जाएगा। ये जो लोअर बैंड आया ना, इसके अंदर नोटिस करो कि टोटल कितनी स्टेट्स हैं, इसके अंदर टोटल है आपकी 4n स्टेट्स। अपर बैंड जो है उसके अंदर भी टोटल है आपकी 4n स्टेट्स। जो लोअर बैंड आता है ना उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे BB, लिखते हैं इसको बैलेंस बैंड। और जो अपर बैंड है इसको बोलते हैं CB, कंडक्शन बैंड। इन दोनों बैंड्स के बीच में जो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है, यानी कि वैलेंस बैंड का हाईएस्ट पॉइंट ले लो और कंडक्शन बैंड का लोएस्ट पॉइंट ले लो, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बोलते हैं बैंड गैप। जनरली इसको लिखते हैं EG। तो फिर से क्या हुआ, जब एटम्स एन एटम्स अपने पास पास आए तो क्या हुआ, 3s में से 2n स्टेट्स में से 1n की एनर्जी चली गई नीचे, 1n की एनर्जी चली गई ऊपर। ऐसे 3p में 6n थे, 6n में से 3n की एनर्जी चली गई नीचे, 3n की एनर्जी चली गई ऊपर। तो आपके पास नीचे एक बैंड बन गया जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ऊपर एक बैंड बन गया जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इन दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं बैंड गैप या फिर EG। तो ये हमारा बैंड गैप डायग्राम बन गया सिलिकॉन के लिए। ठीक है, ऐसे ही बाकी मटेरियल्स के लिए भी हम बना सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे अब जरा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहने वाले हैं सिलिकॉन के लिए? नीचे भी 4n स्टेट्स अवेलेबल है, ऊपर भी 4n स्टेट्स अवेलेबल। कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने को फिट करने हैं? यहाँ पे नोटिस करो कि 3s में 2n इलेक्ट्रॉन्स थे, 3p में भी 2n इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 2n और 2n टोटल अपने को 4n इलेक्ट्रॉन्स फिट करने। और ऑब्वियसली नेचुरली कोई भी सिस्टम अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहेगा, नीचे आपके 4n स्टेट्स अवेलेबल है। तो अगर आपका सिस्टम लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रह सकता है तो सारे के सारे जो 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो बैलेंस बैंड में होंगे, और कंडक्शन बैंड आपका एकदम एम्प्टी होगा, एकदम खाली होगा। ये होगी सिचुएशन जब सिस्टम लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, यानी कि T = 0 केल्विन पे, जबकि कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं है ना। उस केस में बैलेंस बैंड जो है कंप्लीटली फुल होगा, और कंडक्शन बैंड जो है कंप्लीटली एम्प्टी होगा। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे नोटिस करिए कि ये वैसा ही सिचुएशन है जैसे कि बॉन्ड मॉडल में मैंने आपको बताया था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी ना किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व हो, कोई भी बॉन्ड टूटा ना हो। तो वहां पे भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप उस केस में, जबकि कोई भी बॉन्ड टूटा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, क्योंकि कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, कंडक्शन नहीं होने वाला। यहाँ पर भी जब आपका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फुल है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना तो कोई भी चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं होने वाला है, करंट नहीं आने वाला। कभी कभी इसमें स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों है, क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, तो मूव तो कर ही सकते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो करंट क्यों नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन्स तो है ही भाई वहां पे। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के होना से बात हमारी पूरी नहीं होती है, हमें ये भी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स को कहीं जाने के लिए जगह भी चाहिए। मतलब ऐसे सोचो कि एक क्लासरूम में 20 बच्चे हैं और 20 ही चेयर, ठीक है, 20 स्टूडेंट है, 20 ही चेयर है। अब मैं बोलूं पीछे से कोई बच्चा जो है वो आगे आ जाए, लेकिन क्योंकि 20 ही चेयर्स हैं, तो अगर पीछे से कोई बच्चा, और 20 स्टूडेंट्स हैं, अगर पीछे से कोई बच्चा आगे आएगा तो आगे में से कोई बच्चे को पीछे भी जाना पड़ेगा।
यानी किसी भी डायरेक्शन में नेट बच्चों का फ्लो नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर एक बच्चा आगे है तो एक बच्चे को पीछे भी जाना पड़ेगा। तो यही सिचुएशन है यहाँ पे बैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतनी स्टेट्स हैं, 4n स्टेट्स कंप्लीटली फुल है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो राइट से आपका लेफ्ट आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकदम सेम। ठीक है, और कंडक्शन बैंड में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वहां पे भी कोई इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं होने वाला। अच्छा, ये था अभी सिचुएशन T इक्वल टू 0 केल्विन पे, या फिर बॉन्ड मॉडल में जैसे हमने बोला, जबकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी बॉन्ड के अंदर हों। अब ठीक है, ये मैंने नीचे फिर से आपको दिखाया हुआ है T इक्वल टू 0 केल्विन पे, और नोटिस करो कि सिंप्लिसिटी के लिए जो आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उनको हम रेक्टेंगल से दिखा रहे हैं। तो नीचे जो रेक्टेंगल आपका वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में बैंड गैप, वैल्यू भी देख लीजिए, सिलिकॉन के लिए लिखी हुई है। सिलिकॉन के लिए बैंड गैप की वैल्यू है नियरली 1.1 इलेक्ट्रॉन। नीचे भी 4n स्टेट्स हैं, ऊपर भी 4n स्टेट्स हैं। ऊपर आपका कंडक्शन बैंड अभी कंप्लीटली एम्प्टी है 0 केल्विन पे, और नीचे आपका वैलेंस बैंड जो है कंप्लीटली फुल है। तो ये जो मैंने येलो वाले डॉट्स दिखाए हुए हैं ना, शेडेड वाले छोटे छोटे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे मैं बोल रहा था कि T इक्वल टू 0 केल्विन से आगे किसी भी ज्यादा टेम्परेचर पे आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होगी। उस थर्मल एनर्जी से बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि इनमें चाहे कितना ही कम चांस हो, कुछ ना कुछ लेकिन चांस अब आ जाता है कि कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के कारण लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, तो देखो दो चीजें आपको नोटिस करनी है। अगर ये जंप कर गया क्या, तो क्या होगा? एक तो कंडक्शन बैंड में आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दूसरी बात, वैलेंस बैंड में आपकी एक वेकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो याद आ रहा होगा बॉन्ड टूटने वाली चीज। जब बॉन्ड टूटता है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, साथ ही एक बॉन्ड वैकेंसी बनती है। ऐसे जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो कंडक्शन बैंड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो आया ही, साथ साथ वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी भी आ जाएगी। तो उसी को आगे हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऊपर जंप करा देता हूँ। मान लो ये दोनों मैंने उठा लिए। ठीक है, तो नंबर मैंने ऐसे ही आर्बिट्रेली बस सिंप्लिसिटी के लिए इतना कम दिखाया, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नंबर की बात कर रहे हैं हम। अगर दो इलेक्ट्रॉन मान लो ऊपर जंप कर गए, तो कंडक्शन बैंड में दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जबकि वैलेंस बैंड में दो वैकेंसीज आ जाएंगी। तो वैकेंसी देखिए मैं दिखा रहा हूँ दो सर्कल से, जिसमें शेडिंग नहीं की है। ठीक है, शेडिंग जो कर रखी है वो इलेक्ट्रॉन। तो दो हमारे ऊपर जंप कर गए, तो ऊपर हमारे आ जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकेंड, ये हमारे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे वैलेंस बैंड में जो है हमारे, ये हमारी हो गई वैकेंसी। और इसी वैकेंसी को आप लोग समझते हैं, हम लोग बोलते हैं होल्स। लॉजिकली ये पॉजिटिव चार्जेस की तरह मूव करते हैं। ये देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है T ग्रेटर देन 0 केल्विन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए ड्यू टू थर्मल एनर्जी। जब ये जंप कर जाएंगे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो एक एम्प्टी स्टेट या होल, कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप किया तो कुछ एम्प्टी स्टेट वो छोड़ देगा अपनी बैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन करंट, जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट सेमीकंडक्टर में, तो हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन बैंड में। जब हम बात कर रहे हैं होल करंट की, तो हम बात कर रहे हैं जो एम्प्टी स्टेट्स के कारण करंट आ रहा है बैलेंस बैंड। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बैंड्स में। इलेक्ट्रॉन करंट है आपका कंडक्शन बैंड में ऊपर वाले में, और होल करंट है आपका वैलेंस बैंड में एम्प्टी स्टेट्स के कारण। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के लिए हमने बैंड गैप मॉडल डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बैंड गैप मॉडल्स कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इन जनरल डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के।